हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रवण विकलांगता यानी कि सुनने की अक्षमता। श्रवणहीनता यानी बहरापन एक मुख्य विकलांगता है। ये जो है संवेदी विकलांगता के अंतर्गत ही आता है। इसका प्रभाव व्यक्तियों को न केवल उनके चारों ओर की ध्वनि शब्द संसार से अलग करता है, बल्कि बहरे विद्यार्थियों को भाषा सीखने में आने वाली कठिनाइयों और विकास के दूसरे क्षेत्रों में इसके कुप्रभाव का सामना करना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो सामान्य भाषा सुन नहीं सकता और भाषा जो है वो अनुसरण के द्वारा आती है, अनुकरण के द्वारा आती है, यानी दूसरों का सुनकर सीखी जाती है। तो इस प्रकार जब बच्चा जो है सामान्य भाषा नहीं सीख पाता तो उसका भाषा विकास सही नहीं होता। तथा दूसरे विकास जो है जैसे सामाजिक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ, ये सारे विकास भी उससे प्रभावित होते हैं। जब कोई व्यक्ति सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम पाया जाए तो उसे हम श्रवण विकलांग बालक कहेंगे। यानी कि जब कोई बालक जो है सामान्य ध्वनि यानी सामान्य बोलचाल की भाषा जो है, सामान्य बोलचाल की ध्वनि जो है वो भी ना सुन पाए तो उसे हम श्रवण विकलांगता कहेंगे। इस अवस्था से ग्रसित लगभग हर आयु के लोग पाए जाते हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि छोटे बच्चे ही बहरे हो सकते हैं या बड़े ही, ये किसी भी आयु में हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ध्वनि प्रदूषण है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो आजकल हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण होता है, चाहे वो बसों का हो, गाड़ियों का हो, बैंड बाजा का हो या किसी अन्य तरीके का शोर हो, वही इसका मेन कारण होता है। सबसे पहले हमारा आता है परिभाषा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार श्रवण बाधिता उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम होता है। यानी कि वह व्यक्ति जो सामान्य रूप से यानी कि सामान्य बिना किसी यंत्र के सामान्य ध्वनि यानी कि सामान्य बोलचाल की जो ध्वनि है, सामान्य रूप से ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमे हो, उसे भी सुनने में अक्षम हो, उसे भी ना सुन पाए, तो ऐसे बालक को श्रवण विकलांग बालक कहते हैं। दूसरा है योजना आयोग एवं विकलांग जन अधिनियम के द्वारा वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति सुनने की क्षमता जो है, इसको किस पैमाने में नापा जाता है? इसकी यूनिट नापने क्या है? डेसिबल। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है 40 डेसिबल तक आराम से सुन सकता है, ध्वनि को सुन सकता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो 60 डेसिबल तक सुने या उससे भी अधिक यानी कि उससे भी तेज ध्वनि को सुने तो उसे हम कहेंगे श्रवण विकलांग बालक। फिर है श्रवण बाधितों का वर्गीकरण। ठीक है, श्रवण बाधितों का वर्गीकरण में सबसे पहले आता है कम श्रवण बाधित बालक। अब हम श्रवण बाधित यानी कि जो कम सुन पाते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं, उनकी सुनने की क्षमता के आधार पर। पहला है कम श्रवण बाधित बालक। कम श्रवण बाधित बालक वे होते हैं जिन्हें सामान्य स्तर पर बोलने पर सुनाई देता है, परंतु यदि बहुत धीमे बोला जाए तो ये सुन नहीं पाते। यानी कि यदि नॉर्मल बातचीत की जाती है तब तो ये सुन लेते हैं, पर अगर बहुत धीरे धीरे बोला जाता है तो ये नहीं सुन पाते। इनकी सुनने की क्षमता जो है 65 डेसिबल होती। कितनी होती है? 65। फिर है गंभीर श्रवण बाधित बालक। इन बालकों में 70 से 89 यानी 70 से 89 डेसिबल तक ये सुन पाते हैं तथा वे बालक काफ़ी ऊंचा सुनते हैं, काफ़ी तेज तेज बोलने पर, चिल्लाने पर इन्हें सुनाई देता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण श्रवण बाधित बालक। यह बालक बिल्कुल नहीं सुन पाते। इनकी श्रवण बाधिता 90 डेसिबल या इससे भी आगे स्तर की होती है। यानी कि जो एक सामान्य बालक जो है 40 डेसिबल पर सुन पाता है, पर ये बालक जो होते हैं पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक, यह जो है 90 डेसिबल या उससे भी ऊंचा तक सुनते हैं या नहीं सुन पाते। ये बिल्कुल ही बातचीत नहीं सुन पाते हैं। यह बहुत ऊंचा बोलने पर भी थोड़ा ही सुन पाते हैं, नहीं जो बहुत तेज तेज चिल्लाकर बोला जाता है तब भी बहुत थोड़ा ही सुन पाते हैं।
फिर श्रवण बाधिता के कारण। श्रवण बाधिता के भी मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला है जन्म के पूर्व या जन्म के समय कारण, यानी कि जन्म के पूर्व जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है उस समय जो इस कारण से उत्पन्न हो श्रवण बाधिता, या जन्म के समय कुछ ऐसा हो जिसके कारण बच्चे में श्रवण बाधिता उत्पन्न हो जाए, उसे हम इस श्रेणी में लाते हैं। सबसे पहले है जननिक कारण। जननिक कारण में हो गया कि आनुवांशिक श्रवण बाधित संबंधित दोषों का प्रमुख कारण है कि जिन बालकों के माता पिता बहरे होते हैं उनमें भी श्रवण दोष देखने को मिलता है। यानी जननिक कारक का मतलब कि वह कारण जो कि माता पिता से या हमारे पूर्वजों से हम बच्चे के अंदर आते हैं उसे हम जननिक कारण के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है जर्मन खसरा। 1980 में, किस सन में? 1980 में 1980 में जर्मन खसरा एक महामारी के रूप में फैला। किस रूप में? महामारी के रूप में, यानी कि पूरे देश में बहुत तीव्र गति से फैलने लगा और लोगों को बचाना मुश्किल हो गया। यह देखा गया कि जो गर्भवती माताएं इस बीमारी से पीड़ित हुई हैं, जो गर्भवती यानी कि जो गर्भवती महिलाएं जो हैं जो गर्भ धारण की होती हैं उनमें यह बीमारी, जिनको ये बीमारी हो जाती है उनकी संतानें श्रवण क्षति युक्त हुई, यानी कि उनके सुनने की क्षमता जो है बाधित हो जाती है। इससे पता चला कि जर्मन खसरा भी श्रवण बाधिता को प्रभावित करता है। महामारी जैसे इस वक्त हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ है उसी प्रकार से। फिर है असामयिक प्रसव। असामयिक प्रसव का क्या तात्पर्य हुआ? कि समय से पहले प्रसव हो जाना, सामयिक कारण। असामयिक प्रसव भी श्रवण दोष उत्पन्न करता है, किंतु ये निश्चित रूप से नहीं कहा जाए। यानी कि समय से पहले, जब 9 महीने से पहले ही शिशु का जन्म हो जाए तब भी कभी कभी श्रवण बाधिता बच्चों में पाई जाती, परंतु ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर है असुरक्षित प्रसव। यदि प्रसव के समय रक्त प्रवाह अधिक हो, यानी कि यदि ऑपरेशन से हो रहा है या फिर नॉर्मल हो रहा है और ब्लीडिंग अधिक हो रही है, या रक्त का विकृत संचय यानी बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, रक्त कहीं से भी निकल, तो हमारे शरीर में जो है बच्चों के लिए ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा हम जो है रक्त के द्वारा ही बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचता है और उसका रक्त अधिक बहने के कारण अभाव हो जाता है ऑक्सीजन का, जिससे बालक में श्रवण बाधिता उत्पन्न हो जाती है। अब है जन्म के पश्चात के कारण। सबसे पहला है इसमें बीमारी। कुछ बीमारियां इस प्रकार की होती हैं जिसके कारण बच्चे में श्रवण बाधिता उत्पन्न हो जाती है। जैसे कौन कौन सी? चेचक, खसरा, फिर उसके बाद है कुकर खांसी, कुकर या काली खांसी, कुकर खांसी, ये सारे, या फिर कान में से मवाद आने लगना, यानी कान में फोड़ा हो जाए और पस आने लगे तो मवाद। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा दुर्घटना। दुर्घटना में क्या है कि कान में कोई दुर्घटना भी व्यक्ति के श्रवण यंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी तरीके से जब कोई कान में कोई पिन डाल दे, उससे हल्के से लग जाती है तो भी कान के पर्दे में छेद हो जाने के कारण सुनाई कम देता है। फिर नेक्स्ट है उच्च ध्वनि। कभी कभी जोर का धमाका कर्णपटल को फाड़ देता है, यानी बहुत तेज से, या पटाखे का शोर हो या किसी अन्य तरीके का कोई बहुत तीव्र शोर हो तो भी कान के पर्दे फट जाते हैं और श्रवण बाधिता उत्पन्न हो जाती है। फिर श्रवण बाधित बालक की पहचान। कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे पहचाना जा सकता है? कान की पहला है कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना। जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनसे जब कुछ चीज़ कही जाती है तो कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। फिर बहुत ज़ोर से बोलना। जो स्वयं जो है सही तरीके से नहीं सुन पाते तो वो बोलते भी हैं तो बहुत तेज तेज हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। नेक्स्ट है बात सुनते हुए आँखों पर सामान्य से अधिक जोर देना,
ये सुनते समय उनके चेहरे पे बहुत तनाव की स्थिति दिखाई देती है, आंखों को सिकोड़ लेते हैं, भौं को सिकोड़ कर सुनने की कोशिश करते हैं। फिर वाचक के चेहरे और होठों पर अधिक ध्यान देना, क्योंकि उन्हें कान से तो कुछ सुनाई नहीं देता, तो जो बोलने वाला होता है उसके चेहरे पर इनका ध्यान अधिक होता है कि वो किस तरीके से होठ को हिला रहा है, कैसे उसके चेहरे का हाव भाव है। फिर है असंगत रूप से अपने आप में खोए रहना, यानी बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं, अपने में ही खोए रहना। फिर है चेहरे के हाव भाव एवं मुद्रा दोष भी श्रवण दोष को पहचाने से, यानी कि उनको देखकर, उनके हाव भाव को देखकर भी श्रवण बाधिता को पहचाना जा सकता है। फिर पैरों, ये जो होते हैं पैरों से आवाज़ करके चलते समय बहुत आवाज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वभाव से चिड़चिड़े होना, क्योंकि ये सही तरीके से सुन नहीं पाते, अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो इनमें बहुत अधिक चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये हर बात पे नाराज़ हो जाते हैं तथा किसी से बोलना पसंद नहीं करते। फिर इनकी सीमित शब्दावली होती है, क्योंकि भाषा विकास जो है अनुकरण के द्वारा, अनुसरण के द्वारा सीखा जाता है। क्योंकि ये सुन नहीं पाते इनकी, इसलिए इनके शब्दों का भंडार ये बहुत सीमित होता है। फिर नेक्स्ट, भाषा का विकास सही नहीं होता। अभी हमने कहा कि चूंकि ये अनुसरण के द्वारा सीखा जाता है, इसलिए इनको सुनाई नहीं देता, तो इनका भाषा विकास भी ठीक नहीं होता है। फिर श्रवण बाधित बालकों को पहचानने की विधि। पहला है विकासात्मक पैमाना। इसमें संवेदी गामक यंत्र के संदर्भ में बालक के वर्तमान स्तर का पता लगाकर उसकी श्रवण विकलांगता का पता लगा जा सकता है। यानी कि यदि उसके कान का परीक्षण किया जाए तो हम देखेंगे कि जो उसमें यंत्र होते हैं कान में, वो सही प्रकार से विकसित नहीं है, तो उससे भी हम उसके श्रवण बाधिता का पता लगा सकते हैं। फिर चिकित्सीय परीक्षण द्वारा बालक के श्रवण अंगों की क्रियाशीलता तथा निष्क्रियता की जांच करके श्रवण क्षमता का पता लगा सकते हैं। पहले वाले में क्या था, विकासात्मक पैमाने में, कि उसका विकास सही नहीं हुआ, और दूसरे में है कि उसकी क्रियाशीलता के श्रवण अंग तो बन गए हैं पर वो क्रियाशील हैं या नहीं, यह डॉक्टरों द्वारा जांच करके पता लगाया जा सकता है कि किसी तरीके का कोई दोष तो नहीं है उसमें, ऐसा तो नहीं कि वो खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। फिर है जीवन इतिहास विधि। इसमें श्रवण दोष युक्त बालक के जीवन विवरण का पता लगाकर उसके स्वास्थ्य के इतिहास के बारे में, विकास का इतिहास तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि क्या उसमें श्रवण बाधिता आनुवांशिक है या अर्जित। उसके परिवार के बारे में, यानी उनके माता पिता के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में, कि क्या उनके यहाँ पहले कोई श्रवण बाधित था, या किसी तरीके की कभी कोई दुर्घटना हो गई है, या कोई बीमारी है, क्या ये आनुवांशिक है या किसी कारण ये बाद में इसको श्रवण बाधित हुआ बच्चा, ये पता लगाया जाता है जीवन इतिहास विधि के द्वारा। फिर है क्रमबद्ध निरीक्षण। इसमें माता पिता या शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। इसमें क्या है, बालक और माता पिता और शिक्षक जो है सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के हाव भाव को, उठने बैठने के तरीकों को, उसके व्यवहार को, और उससे जो है ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे में श्रवण बाधिता के लक्षण हैं। फिर है श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। सबसे पहला है शिक्षण सहायक सामग्री। विभिन्न सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, चित्र, श्यामपट्ट, संकेत, इशारे आदि का प्रयोग द्वारा विषय वस्तु को प्रभावकारी रूप से पढ़ाया जा सकता है। यानी कि ऐसे विजुअल एड्स, यानी कि जिस चीज़ों को देखकर बच्चा सीखे उनका प्रयोग करके, जैसे चार्ट हो गया, चित्र हुआ, मॉडल हुआ, उस श्यामपट्ट हुआ, या संकेतों के द्वारा बच्चे को समझाना, अपनी बात बताना तथा उनको पढ़ाना। जो चीज़ हम बताना चाहते हैं उन्हें इन माध्यम से बताना, क्योंकि बच्चों की दृष्टि सही है, केवल वो कान से सुन नहीं सकते, तो उन्हें दिखाकर, चीज़ों को दिखा करके उस चीज़ के बारे में बताई जा सकती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशक द्वारा। श्रवण क्षति युक्त बालकों हेतु कुछ तकनीकी कार्यक्रम बनाए गए हैं जो इनको सीखने में मदद करते हैं। यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनके प्रयोग से इनको सीखने में मदद मिलती है।
श्रवण बाधित जो कि ये देख करके ही चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विशेष शिक्षक की सहायता। विशेष शिक्षक की सहायता, इन बालकों के लिए एक विशेष शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। एक ऐसे शिक्षक को नियुक्त किया जाता है जो कि श्रवण बाधित बालकों को पढ़ा सके, जिसे इशारों तथा संकेतों की भाषा का ज्ञान हो, जो कि विजुअल एड्स यानी कि दृश्य सामग्रियों का उपयोग करना भली भांति जानता हो। ऐसे शिक्षक को नियुक्त करना। यह विशेष शिक्षक श्रवण क्षति युक्त बालकों हेतु शिक्षण हेतु प्रशिक्षित होते हैं। इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाए तथा उनकी मनोस्थिति को समझकर उनके अनुसार ही शिक्षा प्रदान करें। फिर है प्रवर्धक उपयोग। संप्रेषण के लिए ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कान में सुनने वाली जो मशीन होती है, ईयर यंत्र, उनका प्रयोग किया जाता है। यह केवल उन बालकों के लिए प्रयुक्त होता है जो ऊंचा सुनते हैं, यानी कि जो बहुत कम बाधित होते हैं, कम श्रवण बाधित बालक जो थे उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये गंभीर श्रवण बाधित बालक जो 65 डेसिबल तक सुन सकते हैं, उनके लिए यह जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से उनमें सुनने में सहायता मिलती है। यह उनके लिए ही, जो पूर्ण रूप से बाधित होते हैं यानी कि जो पूरे बहरे होते हैं, उनके लिए यह प्रयुक्त नहीं किया जाता, उनके लिए यह उपयोगी नहीं होता है। ये मशीन जो है सिर्फ कम श्रवण बाधित या गंभीर श्रवण बाधित तो बालकों के लिए ही उपयोगी होता है। फिर ओष्ठ पाठन। ओष्ठ पाठन में बालक ओठों के हिलने व गति के आधार पर वर्णों व शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार ओठ हिलते हैं तो क्या ध्वनि निकलती है, क्या व्यंजन निकलता है। इन्हें ये चीज़ें सिखाई जाती है। सामने वाले के ओठों के हिलने तथा उनके हिलने ढुलने तथा गति से शब्दों, ध्वनि तथा अक्षरों को पहचानते हैं। उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है विशेष शिक्षक द्वारा, ताकि वे दूसरों के विचार तथा भावों से परिचित हो सकें। फिर है संकेत भाषा। संकेत भाषा में ओठों को पढ़ने के साथ साथ मुंह के पास ही संकेत दिए जाते हैं। संकेत उसी भाषा के होते हैं जिसमें कि बोला जाता है, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वह जो है ओठों के साथ साथ उंगलियों से चेहरे के पास, मुंह के पास ही संकेत देता है। ये संकेत भी वही होते हैं, उसी भाषा के होते हैं जिसमें कि बोला जा रहा है, जिसमें कि बात की जा रही है। यानी कि अगर हिंदी में बात की जा रही है तो संकेत भी जो है हिंदी लैंग्वेज के ही होने चाहिए। यदि इंग्लिश में तो इंग्लिश में। अक्सर हम लोग टीवी पे जो है न्यूज़ सुनते हैं गूंगे बहरों का, उसमें इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इशारों के द्वारा अपनी बात कही जाती है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार श्रवण बाधित बालक जो हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार एक क्लास में, एक कक्षा में शिक्षक ये पहचान सकता है कि कौन सा बच्चा जो है श्रवण बाधित है। माता पिता उसे पहचान सकते हैं कि उसके हाव भाव विच और उठने बैठने के तरीकों को देखकर, तथा उसे इस समस्या में सहायता कर सकते हैं। एक प्रशिक्षित शिक्षक उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। उसकी मनोस्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के विषय में शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा किस प्रकार से एक श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा देनी है, किन किन चीज़ों में प्रशिक्षण प्राप्त करना है, इसका ज्ञान भी एक प्रशिक्षित शिक्षक को होता है तथा किन किन विधियों से उन्हें अपनी बात समझाई जा सकती है,
इसके लिए भी एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। एक विशेष प्रशिक्षण वाला एक विशेष तरीके के स्कूल होते हैं जहाँ पर इनके लिए उन्हीं सब चीज़ों जैसे कंप्यूटर हुआ तथा अन्य कई ऐसी मशीनें हैं जिनका प्रयोग करके इन्हें शिक्षा दी जाती है और इनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और इन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए ताकि यह भी एक सामान्य जीवन जीने योग्य हो सके। तो इस तरीके से हमारा जो श्रवण बाधित बालक का चैप्टर खत्म होता है।